दोस्तों कैसे हो। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, और इस चैप्टर के लास्ट में थे हम। दोस्तों हम पिछली वीडियो में कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। मैं आपको लगभग 8 अनुप्रयोग पढ़ा चुका था। अब नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ते हैं नंबर 9, आकाश का नीला रंग। दोस्तों ये तो आप जानते हो कि आकाश का रंग नीला होता है, पर हमें ये पता आज चलेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये भी एक कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग है, आकाश का नीला रंग। अब मेरी बात को आप ढंग से सुनो। जो आकाश है उसमें मिट्टी, धूल आदि के कोलाइडी कण होते हैं। होते नहीं होते? आकाश में मिट्टी, धूल आदि के कोलाइडी कण होते हैं। तो आकाश एक तरह से एक कोलाइडी विलयन है, जिसमें कोलाइडी कण है मिट्टी, धूल आदि के कण। ठीक है। और आपको दोस्तों मैंने बताया था कोलाइडी विलयन का रंग प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। जब सूर्य का प्रकाश इन मिट्टी, धूल के कणों पर गिरता है तो ये जो प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं वो नीले रंग का होता है। इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखता है। कारण समझ गए कि जो मिट्टी, धूल के कण हैं उनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश नीले रंग का है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो मैंने पहली बात तो ये कही कि आकाश जो है, आकाश में मिट्टी, धूल आदि के कोलाइडी कण होते हैं। आदि कोलाइडी कण होते हैं। आदि के कोलाइडी कण होते हैं। क्लियर? आकाश में मिट्टी, धूल आदि के कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कौन से रंग की होती है? नीले रंग की होती है। तरंगदैर्घ्य नीले रंग की होती है। इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, समझ गए? इसमें जो मिट्टी, धूल आदि के कण हैं इनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले रंग की होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कोई तुमसे पूछ ले, अच्छी जानकारी है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो क्लियर हो गई मेरी बात कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। पोज करके नोट कर लो फटाफट। वीडियो को पोज करो और इसे नोट करो। कर लिया? नेक्स्ट अनुप्रयोग नंबर 10, अगला अनुप्रयोग है नंबर 10, वर्षा। बरसात कह लो। इस समय पता ही है आपको, वर्षा का मौसम है। देखो वर्षा कैसे होती है, क्या कारण है, क्या कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। वर्षा बादलों से होती है, ये तो पता ही है आपको। जो बादल होते हैं दोस्तों, सुनो मेरी बात को, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। बादल द्रव, गैस, कोलाइडी विलयन है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बादल, द्रव, गैस, कोलाइडी विलयन है। अच्छा, इसका मतलब इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, द्रव मतलब जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें, जो जल उड़ता है ना उसकी छोटी छोटी बूंदें। तो इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था होती है बादलों में। जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें व परिक्षेपण माध्यम वायु होती है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख लें, बड़ी आसानी से समझ लें। बादल में परिक्षिप्त प्रावस्था
परिक्षिप्त प्रावस्था जलवाष्प की बूंदें व परिक्षेपण माध्यम वायु होती हैं। परिक्षेपण माध्यम वायु होती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं जो सर्दियों में बरसात होती है उसकी, जब टेम्परेचर कम होता है। सही है, सर्दियों में बरसात होती है जिसे अपने यहाँ मावट बोलते हैं। तो तापमान उस समय कम होता है। तापमान के कम होने पर क्या होता है, जो बादल में ये बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें जलवाष्प की, ये समूहित हो जाती हैं और समूहित होकर के या कह लूँ संघनित हो जाती हैं जब टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें समूहित होकर के, जैसे ये बादल है, ठीक है, और इसमें ये छोटी छोटी बूंदें हैं। तापमान के कम होने पर ये छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़कर के समूहित होकर के बड़ी बूंद बना लेती हैं और बड़ी बूंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वो अवक्षेपित हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। अरे छोटी छोटी बूंद बड़ी बूंद बनाएंगी तो वो बूंदें क्या होंगी, अवक्षेपित। पर कोई बर्तन थोड़ी है जो ये रुकेंगी, वो बूंदें धरती पर क्या करेंगी, बरसात। मेरी बात सुनो, तापमान के कम होने पर जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें संघनित होकर या समूहित होकर बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेती हैं, जो अवक्षेपित होकर पृथ्वी पर बरसात करती हैं। ठीक है, तो बरसात की सिंपल सी थ्योरी, ये थ्योरी कब काम करती है, सर्दियों में। तो तापमान के कम होने पर जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें, तसल्ली से समझो, जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें संघनित होकर, संघनित या समूहित कह लो, संघनित होकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं और बड़ी बूंद पृथ्वी पर आकर के बरसात करेंगी। बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं और जब बादल में बड़ी बूंद बन जाएंगी तो वे क्या हो जाएंगी, अवक्षेपित। निर्माण करती हैं जो अवक्षेपित होकर वर्षा करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो इस समय बरसात हो रही है गर्मियों में, वो बरसात कैसे होती है उस पर सुनो। तो इसमें क्या होता है कि दो विपरीत आवेशित बादल टकराते हैं। विपरीत आवेशित मतलब जैसे ये एक बादल है और ये एक दूसरा बादल है। इसमें जो बूंद है जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें वो ऋणावेशित हैं और इसमें जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें धनावेशित हैं। तो ये दो विपरीत आवेशित बादल हैं। एक में जो कोलाइडी कण है जलवाष्प की बूंदें वो धनावेशित है, तो ये धनावेशित बादल हो गया और ये ऋणावेशित बादल हो गया। तो इस समय जो बरसात होती है उसमें क्या होता है गर्मियों में कि ये जब बादल आपस में टकराते हैं, दो विपरीत आवेशित बादल, तो ये बूंदें आपस में एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर लेती हैं और समूहित हो जाती हैं और बड़ी बूंद बना लेती हैं। तो ये एक दूसरे के आवेश को उदासीन करेंगी और आवेश उदासीन होते ही ये आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ करके ये बड़ी बूंद बनाएंगी और बड़ी बूंद वही अवक्षेपित होकर के धरती पर क्या करती है, बरसात। तो समझने की कोशिश करो, हम लिख सकते हैं, इसी में मैं आगे बढ़ा सकता हूं बात को। जब दो विपरीत आवेशित बादल टकराते हैं, विपरीत आवेशित बादल टकराते हैं तो जलवाष्प की बूंदें उदासीन होकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। उदासीन होकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं जो वर्षा करती हैं। समझ गए होंगे।
तो यहाँ भी कोलाइडी विलयन का एक शानदार अनुप्रयोग हमने देखा। तो पोज करो दोस्तों, इसे भी आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये नोट कर लिया आपने। अब पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन का एक लास्ट अनुप्रयोग फोटोग्राफिक प्लेट में। अनुप्रयोग लास्ट नंबर 11 फोटोग्राफिक प्लेट में। ठीक है, सामने देखो और समझो। देखो दोस्तों, पहले मेरी एक बात सुनो, इसको मैं आगे समझाऊंगा। एक तुम्हारे पास मान लो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr का जलीय विलयन है। इसमें अगर आप AgNO3 लवण मिलाते हो, KBr के जलीय विलयन में अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लवण मिलाते हैं तो AgBr का कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक है, संग में KNO3। तो AgBr ऐसा लवण है जो जल में अविलय होता है, इसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। अगर KBr के जलीय विलयन में AgNO3 मिलाएं तो AgBr का सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडी विलयन बनता है। इस कोलाइडी विलयन में हमें जिलेटिन मिलाना है जो रक्षक कोलाइड का काम करता है। इस कोलाइडी विलयन में जिलेटिन मिलाते हैं जो रक्षक कोलाइड का काम करता है, मतलब इस कोलाइडी विलयन को स्कंदित नहीं होने देता है। तो ये जो AgBr का जिलेटिन युक्त कोलाइडी विलयन है, इसका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? आजकल तो काम नहीं आती, पहले रील वाले कैमरे चलते थे, तो जो रील होती थी, रील जो कैमरों में लगती थी, उसको फोटोग्राफिक प्लेट कहते थे। उस फोटोग्राफिक प्लेट पर इस कोलाइडी विलयन का लेप चढ़ा होता था। तो फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड के जिलेटिन युक्त कोलाइडी विलयन को प्रयुक्त करते हैं। पूरे टॉपिक को एक बार और सुनो। पोटेशियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर AgBr का कोलाइडी विलयन बनता है। इस कोलाइडी विलयन में रक्षक कोलाइड जिलेटिन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे लिख सकते हो। इस AgBr के जिलेटिन युक्त कोलाइडी विलयन का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। आजकल नहीं आता ये काम है, पर पहले का है, तो अभी पढ़ लेते हैं। तो मैंने क्या बात समझाई, इसको एक बार लिख देते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट में हाँ हम लिख सकते हैं KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में, KBr के जलीय विलयन में क्या मिलाने पर? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर KBr के जलीय विलयन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर क्या बनता है? AgBr का कोलाइडी विलयन बनता है। AgBr का कोलाइडी विलयन बनता है। क्लियर? अच्छा, इस कोलाइडी विलयन में रक्षक कोलाइड कौन सा मिलाया जाता है? जिलेटिन। इस कोलाइडी विलयन में रक्षक कोलाइड जिलेटिन मिलाया जाता है। जिलेटिन मिलाया जाता है। क्लियर? अच्छा ठीक है, आगे लिख सकते हैं। इस जिलेटिन युक्त AgBr के कोलाइडी विलयन का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में करते हैं। फोटोग्राफिक
प्लेट में करते हैं। क्लियर? तो सरल सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आपसे आगे बात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कर लिए नोट? अब इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक जो बीच में रह गया है, एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है जियोलाइट उत्प्रेरक। ठीक है, मैं इसको हर साल लास्ट में ही पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने ये आपसे लास्ट में छोड़ दिया था। जियोलाइट उत्प्रेरक लास्ट में पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। बात आई कि साहब ये क्या है, तो इसको समझते हैं। देखो, एक शब्द सुना होगा तुमने कभी 11th में, ये नहीं सुना तो अब सुन लो, सिलिकेट यौगिक। सिलिकेट यौगिक जो होते हैं ये सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। सिलिकेट यौगिक में मैं ये कह सकता हूं सिलिकॉन और कौन से परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन। समझ रहे हो मेरी बात को? सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं इनमें। किसमें होते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु? सिलिकेट यौगिकों में। इस तरह की एक बड़ी जटिल संरचना होती है इसकी, सिलिकेट यौगिक की। सिलिकेट यौगिक जो होते हैं सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणुओं से बने होते हैं। सिलिकेट यौगिक में सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु। तो यह है एक सिलिकेट यौगिक, ठीक है। अगर सिलिकेट यौगिक में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम आ जाए, कौन आ जाए? एल्यूमिनियम। तो ये है अब एल्यूमिनियम युक्त सिलिकेट यौगिक। और एल्यूमिनियम युक्त सिलिकेट यौगिक क्या कहलाते हैं? जियोलाइट। ठीक है, हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम युक्त ये सिलिकेट यौगिक ही है, पर कई जगह सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर क्या आ चुका है? एल्यूमिनियम। तो हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम युक्त सिलिकेट यौगिक। एक एक चीज को ढंग से देख लेना, आ सकता है पेपर में। एल्यूमिनियम युक्त सिलिकेट यौगिक जियोलाइट कहलाते हैं या जियोलाइट उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अपन ऐसे भी कह सकते हैं सिलिकेट की संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाने पर जियोलाइट उत्प्रेरक बनता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? सिलिकेट की जो संरचना है उसमें कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाने पर सिलिकेट वो क्या बोलता है? जियोलाइट बनता है। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं, सिलिकेट की संरचना में, बात को समझो, समझ के पढ़ो। सिलिकेट की संरचना में कुछ एसआई परमाणुओं, एसआई मतलब सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल परमाणु आ जाने से जियोलाइट उत्प्रेरक बनता है। यहां तक क्लियर? अब अगली बात सुनो, जियोलाइट उत्प्रेरक बनता है। जियोलाइट उत्प्रेरक जो होता है इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की जैसी होती है। मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, उसमें जगह जगह छिद्र होते हैं। ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में जगह जगह छिद्र होते हैं ना, तो ऐसे कह सकते हैं जियोलाइट उत्प्रेरक की संरचना अगर देखें तो मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्रयुक्त होती है। तो ये बात भी हम लिख सकते हैं, जियोलाइट की संरचना, जियोलाइट की जगह जियोलाइट लिखा ही आ गया, जियोलाइट की संरचना
किसके समान? मधुमक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान छिद्रयुक्त होती है। तो इसकी संरचना बिल्कुल किसके तरह होती है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। इसमें जगह जगह छिद्र बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन छिद्रों में जल भरा होता है। इन छिद्रों में जल भरा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका सामान्य सूत्र क्या है? जियोलाइट का सामान्य सूत्र जियोलाइट का है, देखो ऐसे लिख सकते हैं, Mn। एम कोई मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। एन कोई अंक है। ठीक है। हम लिखेंगे आगे AlO2 का होल X, SiO2 का होल Y, भार Z डॉट XH2 डॉट H2O और H2 को आगे N लिख देता हूँ, कैपिटल N। तो ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, किसका? जियोलाइट का। ठीक है। या इसको स्मॉल m लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई अंक है। तो याद करना है हमको, Mn AlO2 का L होल X, SiO2 का होल Y, भार Z डॉट MH2O, ये जियोलाइट उत्प्रेरक का सामान्य सूत्र है। ठीक है। अच्छा, जियोलाइट उत्प्रेरक को प्रयोग में लेने से पूर्व गर्म करते हैं, जिससे छिद्रों में भरा हुआ जल गायब हो जाता है। मेरी बात को सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जियोलाइट उत्प्रेरक को प्रयोग में लाने से पूर्व इसे गर्म करते हैं, जिससे छिद्रों में उपस्थित जल निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं जियोलाइट उत्प्रेरक को प्रयोग में लाने से पूर्व, प्रयोग में लाने से पूर्व गरम करते हैं। गरम कर इसके छिद्रों में उपस्थित जल को निष्कासित कर देते हैं। इसके जियोलाइट उत्प्रेरक के पता है आपको छिद्रों में क्या भरा होता है? जल। तो जियोलाइट को काम में लेने से पूर्व गर्म करते हैं। काम में लेने से पूर्व गर्म करके छिद्रों में उपस्थित जल को निष्कासित कर देते हैं। क्लियर? उपस्थित जल को क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब तक हमने क्या देखा? मैंने कहा जियोलाइट एल्यूमिनियम युक्त सिलिकेट यौगिक है। जियोलाइट की संरचना में, या यूं कहूं सिलिकेट की संरचना में कई स्थान पर सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर एल्यूमिनियम आने से क्या बनता है? जियोलाइट उत्प्रेरक बनता है। जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्रयुक्त होती है। इन छिद्रों में क्या भरा होता है? इन छिद्रों में जल भरा होता है। जियोलाइट को काम में लाने से पूर्व गर्म करके इस जल को निष्कासित कर लेते हैं। अब आगे सुनो। जियोलाइट जो है ये आकार वर्णात्मकता प्रदर्शित करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? आकार वर्णात्मकता का मतलब होता है आकार के आधार पर चयन करता है। दोबारा सुनो, जियोलाइट उत्प्रेरक आकार वर्णात्मकता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब आकार के आधार पर यह चयन करता है। उत्प्रेरक किसका चयन करता है? क्रियाकारक अणुओं का। उत्प्रेरक क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलता है। तो ये क्या करता है? जियोलाइट उत्प्रेरक जो है इसमें छिद्र हैं, तो छिद्रों से छोटे आकार के क्रियाकारक अणुओं को ये चयन करता है उत्पाद में बदलने के लिए। मतलब ऐसा कह सकता हूँ, जियोलाइट उत्प्रेरक में छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के अंदर क्रियाकारक अणु प्रवेश करते हैं और उत्पाद में बदलते हैं। तो वे ही क्रियाकारक अणु छिद्रों में प्रवेश करेंगे जिनका आकार छोटा होगा। मतलब जियोलाइट क्रियाकारक अणुओं का आकार के आधार पर चयन करता है। तो जियोलाइट उत्प्रेरक क्या दर्शाता है? आकार वर्णात्मकता दर्शाता है। ये बात भी हम लिख सकते हैं, जियोलाइट उत्प्रेरक आकार वर्णात्मकता प्रदर्शित करता है।
आकार वर्णात्मकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्थात यह छिद्रों से छोटे आकार के क्रियाकारकों को ही छिद्रों से छोटे आकार के क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलता है। तो यह आकार के आधार पर चयन कर रहा है क्रियाकारक अणुओं का। आकार वर्णात्मकता दर्शाता है। जिन क्रियाकारक अणुओं का आकार छिद्रों से कम है उन्हें ही उत्पाद में बदलता है। तो यह छिद्रों से छोटे आकार के क्रियाकारक अणुओं को किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। उत्पाद में बदलता है। क्लियर? उत्पाद में बदलता है। यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो इसको नोट करो पहले वीडियो को पॉज करके, फिर लास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पॉज करो, वीडियो को नोट करो। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं जियोलाइट उत्प्रेरक के उदाहरण। लास्ट में जियोलाइट उत्प्रेरक के उदाहरण देख लो सामने। जियोलाइट उत्प्रेरक के उदाहरण, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल परम्यूटेड जियोलाइट। कौन सा जियोलाइट? परम्यूटेड जियोलाइट। परम्यूटेड जियोलाइट जो है, इसका फॉर्मूला देख लो पहले, तो पेपर में आ जाए पूछ ले। Na2AlO2 का होल ट्वाइस, SiO2 का होल ट्वाइस और बाहर MH2O। देख लो इधर, यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, Mx, तो M है Na, X क्या है? 2। ये भी ध्यान करो, 2 है, ये 2 है। तो ये है तुम्हारा दोस्तों, तुम आराम से देख सकते हो, ये जियोलाइट उत्प्रेरक है। कौन सा? परम्यूटेड जियोलाइट। फॉर्मूला याद कर लेना। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, और एक दूसरा और है ZSM5। ये भी एक जियोलाइट उत्प्रेरक है, ZSM5। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये लिख रहा है HxAlO2 का होल X, HxAlO2 का होल X, SiO2 का छिन में -X और बाहर है डॉट 16H2O। ये कौन है? ZSM5, जियोलाइट उत्प्रेरक है ZSM5। ठीक है, और इसका उपयोग अल्कोहल को, अल्कोहल जो होता है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल को पेट्रोल, और वो भी पेट्रोल कौन सा? जो हवाई जहाजों में काम आता है, जिसे गैसोलीन कहते हैं, में परिवर्तित करता है।
तो ध्यान रखना ZSM-5 जो जियोलाइट है वह एल्कोहल को पेट्रोल में, और कौन से पेट्रोल में, गैसोलीन जो हवाई जहाज़ों में काम आता है उसमें परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये आपके क्लियर हो गया। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। मैंने कहा जियोलाइट उत्प्रेरक क्या होते हैं, आप कहोगे एल्यूमिनियम युक्त सिलिकेट यौगिक होते हैं। सिलिकेट यौगिक की संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाने से जियोलाइट उत्प्रेरक का निर्माण होता है। जियोलाइट उत्प्रेरक की संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्रयुक्त होती है। इन छिद्रों में क्या भरा होता है, इन छिद्रों में जल भरा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा आपसे इसका सामान्य सूत्र रटना है। वो तो मैंने कहा जियोलाइट उत्प्रेरक को प्रयोग में लाने से पूर्व गर्म करते हैं, इनके छिद्रों में उपस्थित जल को निष्कासित कर लेते हैं। जियोलाइट उत्प्रेरक जो होते हैं वो जियोलाइट उत्प्रेरक होते हैं जो एक आकार वर्णनात्मकता दर्शाते हैं, मतलब छोटे आकार के आकार वर्णनात्मकता दर्शाते हैं। ये छोटे आकार के जिन क्रियाकारक अणुओं का आकार जियोलाइट उत्प्रेरक के छिद्रों से छोटा होता है उन्हें ये उत्पाद में बदलते हैं, हर किसी को नहीं। तो ये आकार के आधार पर क्रियाकारक अणुओं का चयन करते हैं। दो उदाहरण याद रख लेना, एक परम्यूटेड जियोलाइट होता है जिसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, और एक ZSM-5 है जिसका उपयोग एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने में किया जाता है। तो ये आज चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, एक वीडियो और बनाएंगे अभी इसी चैप्टर पर जिसमें हम इसके बुक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर को तैयार कर लेना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।